चैप्टर नंबर 3 मोशन इन ए प्लेन। ठीक है ना। अब इसको पहले थोड़ा समझ लो ध्यान से, कुछ बेसिक बात। आपने फर्स्ट चैप्टर में याद होगा आपको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में? फिजिकल क्वांटिटीज। बताओ लला क्या होती है फिजिकल क्वांटिटीज? हाँ बेटा, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। यही तो थी, मतलब ऐसी क्वांटिटीज जिनको चाहे तो डायरेक्टली और चाहे तो इनडायरेक्टली अगर मेजर कर सकें तो उन्हीं को तो फिजिकल क्वांटिटी कहा था। बोले सर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या है? जैसे अभी आपसे कह दें हम, बेटा ऐसा करो इस बोर्ड की लेंथ बताओ हमें, तो तुम क्या कहो? सर ऐसा करो एक पैमाना वमाना कोई स्केल दे दो, हम आके माप लेते हैं। अब आपको कोई स्केल पैमाना कुछ दे दिया, अब आए आप और आप ऐसे मेजर किया, बोले सर लो 4 फीट हो गई या 5 फीट जो भी है बता दी। तो ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड, जिसमें आपने खुद आके मेजर किया। ये कौन सा मेथड है? डायरेक्ट मेथड। अगर अब आपसे कह दें कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, है ना, पृथ्वी से चंद्रमा तक की डिस्टेंस बता दो कितनी है। अब तुम कहो हाँ सर बढ़िया है, लाओ एक थोड़ा बड़ा पैमाना दे दो, और अभी थोड़ा धूप वूप निकली से सूरज की चमक में हो सकता है रास्ता भटक जाए, शाम को निकलेंगे ठंडे मौसम में जब, है ना, चंद्रमा बढ़िया साफ दिख रहा होगा, और बोले सर रात मापते हो सुबह तक लौटे आएंगे, कल बताते आके आपको बैच में। क्या कहोगे लला ऐसा के सब? नहीं कहोगे ना। हाँ तो ऐसा संभव नहीं है, लेकिन डिस्टेंस अर्थ से मून तक की पता तो है हमें। तो कैसे मेजर की गई होगी? यहीं खड़े खड़े हम वहाँ मेजर करने नहीं गए होंगे पैमाना लेके, यहीं खड़े खड़े कोई एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, और जिस एक्सपेरिमेंट की हेल्प से हमने वो डिस्टेंस फाइंड की। ये कौन सा मेथड है? इनडायरेक्ट मेथड, जिसमें हम जाते नहीं, एक्सपेरिमेंट के थ्रू। जैसे एक होता भी है लेजर मेथड। एक कौन सा मेथड है? कैसे देखो, लेजर लाइट तो देखी होगी, वो मेले में तो टॉर्च चलाते छोटी ऐसे लगाई, बहुत दूर तक सीधा उसका पॉइंट दूर तक लाइट जाती बहुत। जो हमारी वाली टॉर्च होती घरेलू वाली लाइट, यहाँ से बल्ब जलाया पास में बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी एनर्जी का क्या होता है? लॉस। और लॉस होते होते यहाँ थोड़ी कम, फिर और कम और कम और कम, कहीं जाके ख़त्म, है ना। लेकिन जो लेजर लाइट होती है वो विदाउट एनर्जी लॉस के बहुत ही लॉन्ग डिस्टेंस को ट्रेवल कर सकती है। इसीलिए लेजर लाइट वो तो तुम्हारी 5 रुपये 10 रुपये वाली छोटी सस्ती टॉर्च होती है, बढ़िया क्वालिटी की अच्छी टॉर्च, है ना, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा हो। तो ऐसी टॉर्च या ऐसी लाइट को इमिट करने वाला एक एपरेटस की ज़रूरत पड़ती है। तो हम क्या करते हैं, जैसे आप कहाँ बैठे हो लल्ला? अर्थ पे। कहाँ हो? अर्थ पे। केशव कह रहा नहीं हम तो छत पे बैठे हुए हैं अर्थ के ऊपर, है कि नहीं लल्ला? हाँ तो आप मान लो कहाँ हो? अर्थ पे हो। कहाँ हो? अर्थ पे। अच्छा ये कहीं क्या है? मून है, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या किया, अर्थ से लेज़र लाइट को भेजा यहाँ से। अब ये अर्थ से लेज़र लाइट चली और जाके मून पे इंसिडेंट हुई। अब यहाँ से क्या होगा? इंसिडेंट होने के बाद इसका रिफ्लेक्शन होगा। अरे लाइट का रिफ्लेक्शन तो पढ़ा होगा 10th में। हाँ पढ़ा था, आगे ही पढ़े 12th, तुम घबराओ मत, है ना। अब यहाँ से क्या मून से लाइट का रिफ्लेक्शन हुआ और लौट के आके अर्थ पे हमें फिर से रिसीव होगी। इस बीच में जो टाइम लगा, क्या लगा? टाइम। उस टाइम मान लो टी लगा, उसको नोट कर लेंगे। बोलो सर कैसे नोट करेंगे? विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच देखी है कि नहीं? अरे मोबाइल में तो देखी होगी, है ना। उसे रीसेट कर दो, 0 0 ऐसे करके आने लगते हैं, है ना, घंटा मिनट सेकेंड सब। अब जैसे ही यहाँ से लाइट इमिट की होगी, जो एपरेटस लगा भेजी लेजर लाइट, वैसे ही उसको क्या कर दिया? ऑन कर दिया। टाइम चल रहा है। अब लेजर लाइट आपको पता है एनर्जी का लॉस इसका होता नहीं, सीधे चली गई मून तक पहुंची, वहां से रिफ्लेक्ट हुई और लौट के जैसे ही अर्थ पे रिसीव हुई वैसे ही स्टॉप वॉच को रोक दिया वहीं पे। क्या उस बीच का टाइम पीरियड नोट हो जाएगा? तो टी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे कितना टाइम लगा, ठीक। अच्छा ये क्या है? लाइट। स्पीड ऑफ लाइट को सी से लिखते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है 3 × 10⁸ मीटर पर। बोले सर हमें स्पीड भी पता है। आपको फाइंड क्या करनी? अर्थ से मून की डिस्टेंस मान लो x है,
कितनी है, x है। अब अच्छा जरा ये बताओ मुझे, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन। अच्छा यहां से बताओ, इसके लिए अप्लाई करो इस फॉर्मूले को। लेजर लाइट जो भेजी है उसकी स्पीड कितनी है, c। चलो बढ़िया। ये जो टाइम t नोट किया, इस टाइम में इसने डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की, कितनी, अरे भाई x तो जाने में, अरे डिस्टेंस क्या है, पाथ, जो एक्चुअल पाथ है उसकी लेंथ। अब एक्चुअल पाथ बेटा x तो जाने में है और x वापस आने में भी तो है, तो टोटल कितना हुआ 2x। जैसे अभी आपका घर मान लो यहाँ से 2 किलोमीटर है, हम आपसे कहें बेटा ऐसा करो दौड़ते हुए घर जाओ, अब घर से रिफ्लेक्ट होके फिर लौट आओ, रिफ्लेक्ट होगा मतलब घूम के लौट आओ भाई, है ना। घर पे गए दौड़ते हुए, घर पता चला पापा ने 2-4 मार्क भगा दिया, लल्ला कैसे चले आए, कोचिंग जाओ लौट के, हो गया रिफ्लेक्शन तुम्हारा, अब तुम लौट के आ गए यहाँ। हम कहें बताओ कितने, तुम्हें जो भी टाइम लगा, मान लो 20 मिनट में लौट के आए, तुम आधे घंटे में आए, हमने पूछा बेटा बताओ इस समय में आपने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, तो आपको उधर 2 किलोमीटर तो घर तक दौड़ के गए और 2 किलोमीटर फिर आए, क्या 4 किलोमीटर चली। तो ऐसे ही x तो मून तक जाने में और x वापस आने में, तो टोटल जो पाथ की लेंथ है, डिस्टेंस जिसे कहते हो, वो कितनी हो गई, 2x हो गई। चलो बढ़िया है, आपकी बात मान लेते हैं, 2x लिख ली। अच्छा टाइम कितना लगा था, t। अच्छा यहाँ से x की वैल्यू निकाल लोगे अब कि नहीं, ये c इंटू टी, अरे t तो मल्टीप्लाई में आया और 2 कहाँ आया अपॉन में, अरे x रह गया इधर, c इंटू टी अपॉन 2, x को इधर लिख लिया, x इक्वल टू क्या आ गया बताओ, c इंटू टी अपॉन 2। अब बताओ c की वैल्यू तुमको पता है 3 इंटू 10⁸, और वो t जो है उसकी वैल्यू वो स्टॉप वॉच में नोट करके रख रखी होगी कि नहीं बेटा बताओ। तो अब बताओ, ये 3 इंटू 10⁸ रख दो, टी की वैल्यू स्टॉप वॉच में जितना भी आया है टाइम वो रख दो, दोनों मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड करो, किसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी, एक्स की। और यही तो अर्थ से मून की डिस्टेंस है। बताओ इसमें हम क्या गए मून तक, नहीं, यही अर्थ पे खड़े खड़े का डिस्टेंस पता कर ली लेजर मेथड से। यही कौन सा मेथड है, इनडायरेक्ट मेथड। ये कौन सा मेथड है बेटा, इनडायरेक्ट मेथड। क्या बताओ बात समझ में आ गई। तो ऐसी क्वांटिटीज जिनको चाहे तो डायरेक्ट मेथड से या इनडायरेक्ट मेथड से अगर मेजर कर सको, हमने कहा उनको फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। उनको क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन फिजिकल क्वांटिटीज को ही कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। बोले सर कितने पार्ट में, वैसे अगर किताबों को उठा के देखोगे तो मेनली 2 ही पार्ट्स दिए हैं, एक स्केलर और एक वेक्टर। लेकिन हम एक तीसरा और बताएंगे, एक होता है टेंसर, लेकिन उसका जिक्र इसलिए नहीं किया जाता ज़्यादातर क्योंकि उसकी संख्या बहुत कम है आपकी फिजिक्स की दुनिया में। जो तुम्हारा फिजिक्स का संसार, फिजिक्स की किताब है, उसमें उनकी संख्या बहुत क्या है, और आपको पता है बहुत ज़्यादा की तुलना में बहुत कम को क्या नेगलेक्ट कर देते हो, तो इसीलिए उसे बेचारे छोड़ दिया जाता है तीसरे पार्ट को। लेकिन हम तीनों चर्चा करेंगे। तो पहले मेन जो है, तो मेनली तो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, स्केलर और वेक्टर, लेकिन वैसे एक थर्ड पार्ट भी है, तो उन्हीं पर चर्चा करेंगे हम यहाँ। पहले स्केलर, वेक्टर और टेंसर, और फिर विशेष तौर पे डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। इसके बारे में, वेक्टर के बारे में। तो पहले जान लिया जाए, कोई बताएगा मुझे स्केलर और वेक्टर क्या होते हैं, बताओ बताओ बेटा। ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल किसकी जरूरत हो, मैग्नीट्यूड की जरूरत पड़े। बोले डायरेक्शन, बोले इसकी कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसी क्वांटिटी जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़े, मैग्नीट्यूड की, डायरेक्शन, द क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। मतलब इनका केवल मैग्नीट्यूड फिक्स होता है, डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं होती, अलग अलग डायरेक्शन पता ही नहीं कौन सी है, तो बताना पॉसिबल नहीं है। केवल फिक्स क्या होता है, मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन नहीं। ऐसी क्वांटिटीज को क्या कहते हैं, स्केलर। क्या कहते हैं, स्केलर। और इनका एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, ये सब आपका जो जनरल मेथड्स होते हैं या जनरल अलजेब्रा कह दो, ऑर्डिनरी
साधारण नॉर्मल जो गणित बचपन से पढ़ते आ रहे थे, जैसे बचपन से क्या पढ़ रहे थे, बोले 2 + 3 कितना हो गया, 5 हो गया। बोले 5 - 2 कितना हो गया, 3 हो गया। 5 2 जा क्या हो गया, 10 हो गया। 6 2 जा क्या हो गया, 12 हो गया। ये साधारण गुणा भाग मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एडिशन सब्ट्रैक्शन पढ़ रहे थे। बिल्कुल ऐसे ही इनको ऐड कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, मल्टीप्लाई सब कुछ कर सकते हो। मतलब ये बिल्कुल जस्ट एज नंबर की तरह बिहेव करते हैं। बात समझ में आ गई? किसके लिए बात हो रही? स्केलर के लिए। अब बोले सर वेक्टर के लिए बात कर लो। ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड की भी ज़रूरत होती है और बेटा डायरेक्शन की भी ज़रूरत है, और साथ साथ इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन, ये जो आपका नॉर्मल बेसिक अलजेब्रा होता है इससे नहीं होता। इनको ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के, मल्टीप्लाई करने के कुछ अलग रूल्स होते हैं जिनको वेक्टर लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर लॉज। तो अब इनका जो एडिशन सब्ट्रैक्शन है वो किससे होना चाहिए? वेक्टर लॉज, ना कि बेसिक अलजेब्रा से। जो आपका बेसिक अलजेब्रा है वो प्यारे बच्चों यहाँ अप्लाई नहीं होगा, वो यहाँ अप्लाई नहीं होगा। ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत है, और जिनका स्पेसिफिकली सम के लिए वेक्टर रूल्स अप्लाई हो, नॉर्मल मैथ नहीं। केवल इतना मत रटो कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स है तो वेक्टर हो गई। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन फिक्स होने के साथ साथ उसमें वेक्टर रूल्स को भी फॉलो करनी चाहिए एडिशन के लिए स्पेसिफिकली, है ना। वेक्टर रूल्स को भी अगर क्वांटिटी फॉलो कर रही तभी वो कैसी होगी? वेक्टर क्वांटिटीज होगी। अगर डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो लेकिन वेक्टर रूल को फॉलो ना करे फिर वो वेक्टर ना होकर स्केलर हो जाती है। जैसे करंट, क्या होती है? करंट। आपने करंट तो पढ़ा होगा 10th में, ऐसे करके दिखाते ये कोई वायर है, बोले ऐसे लिख लिया 2 एम्पियर, तो ये 2 तो क्या हो गया इसका? मैग्नीट्यूड। और ऐसे करके ये जो एरो है ये क्या बताता है? इसकी डायरेक्शन, कि इधर जा रही करंट। तो करंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। लेकिन फिर भी ये करंट आपको पता होना चाहिए स्केलर क्वांटिटी है। 10th में पढ़ा होगा आपने थोड़ा बहुत, है ना। हम लोग आगे भी जानेंगे अभी 12th में जब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसी क्वांटिटी? स्केलर। स्केलर क्यों है? क्योंकि करंट के लिए अगर देखें, एक वायर ले यहाँ से, अगर इसमें 2 एम्पियर आ रही और किसी दूसरे वायर में यहाँ से कितनी आ रही? 3 एम्पियर। अब यहाँ से कोई करंट जा रही हो, आपसे कहा जाए कितनी जा रही होगी, मेजर करो। तो जब मेजर किया गया तो ये निकल के आई 5 एम्पियर। कितनी निकल के आई? यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, दोनों आगे मिलके कितनी हो गई? 5। बताओ कोई विशेष रूल लगा या फिर नॉर्मल अलजेब्रा बेसिक लग गया? साधारण वाले रूल लग गए जो बचपन से पढ़ते आ रहे थे। इसका मतलब इसमें ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होते हुए भी करंट वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करती है, इसीलिए ये स्केलर है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है ना। तो चलो डेफिनेशन देख लें एक बार। चलो भाई देखो, स्केलर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which have only magnitude but no direction are called scalar quantities. बात क्लियर है? The rules for combining scalars are the rules of ordinary algebra. जो ordinary algebra पढ़ रहे थे, normal math पढ़ रहे थे, वही rules इनको combine करने के लिए apply होंगे। Scalars can be added, scalars can be added, subtracted, multiplied and divided just as ordinary numbers. जो हमारे ordinary numbers होते हैं 1 2 3 4 5, इनको जैसे ऐड करते हो बिल्कुल उन्हीं की तरह बिहेव करते हैं। क्या बात समझ में आ गई इतनी, है ना? ठीक। और वेक्टर क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज which have both magnitude and direction and obeys vector laws of addition are called वेक्टर क्वांटिटीज। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो और एडिशन के वेक्टर लॉ को फॉलो करें तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा एक एग्जांपल समझ लो, जैसे मान लो आपसे कोई कहे, रोड पे आप खड़े हुए थे
और कहे आपसे ऐसा करो, बरेली की पोजीशन बता दो। आपसे कोई कोई व्यक्ति आया अनजान, उसे नहीं पता किधर है, और केशव खड़े हुए थे रोड पे, है ना। अब कहा भाई केशव ऐसा करो, केशव के अनजान व्यक्ति है, केशव थोड़ी कहेगा। बोले भैया ऐसा करो, हमें बरेली की पोजीशन बता दो। अब केशव ने कहा, चूंकि फिजिक्स उस समय तक पढ़ी नहीं थी, बोले ऐसा है 22 किलोमीटर है यहाँ से बरेली। कितना है? अच्छा ये 22 किलोमीटर, बताओ बरेली की पोजीशन का क्या है? मैग्नीट्यूड है। क्या है? मैग्नीट्यूड। अब क्या बात केशव ने कंप्लीट कर दी? क्या पहुंच जाएगा? कुछ और पूछेगा? अगर नहीं पूछा, तुम्हारी तरह हुआ, फिजिक्स उसने भी नहीं पढ़ी हुई, पता चला चल दिया इधर कहीं। बोले 22 किलोमीटर जाना, अच्छा चलो चल देते हैं। अब इधर चल दिया, किधर? पूरब में, ईस्ट में। पता चला इधर चल के कहाँ पहुंचा जाए? कटरा फतेहगंज। फिर पता चला केशव ने तो उल्टा भेज दिया, और कहीं इधर चल दिया लल्ला तो बीसलपुर पहुंचेगा जाके। अब इधर फाटक पहले 1 आध घंटे खड़े होगा अपने यहाँ, आ गई बात बाद में। फिर कहीं उधर कादरगंज पड़ेर गंगा किनारे पहुंचेगा जाके, है कि नहीं? हाँ गई इधर चल दिया, वेस्ट में, पश्चिम में, तो पहुंच जाएगा। तो अगर बात करें, आपने केवल मैग्नीट्यूड बताया, इसका मतलब बात क्लियर नहीं हुई पूरी। ये कंप्लीटली आपने उसको नहीं डिफाइन किया सही से। इसको कंप्लीटली रिप्रेजेंट करना है अगर पोजीशन को, तो क्या करो, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी बताओ। बोले 22 किलोमीटर इन वेस्ट डायरेक्शन, इन वेस्ट डायरेक्शन। अब बताओ पहुंच जाएगा क्या? मतलब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ी? ऐसी क्वांटिटीज जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी जरूरत पड़े। किसकी जरूरत पड़े? डायरेक्शन की भी। वही कौन सी क्वांटिटीज होती हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। और इनको ऐड करने के लिए, सब्ट्रैक्ट करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए अलग से रूल्स होते हैं, जिनको वेक्टर रूल्स कहते हैं, या वेक्टर अलजेब्रा कह सकते हो उसे। क्या कह सकते हो? वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स इसमें अप्लाई होने वाले हैं। क्या इतनी बात समझ में आ गई लल्ला? अच्छा फिर स्केलर की भाई क्या का भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे के सबसे वही वाला टाइम, वही व्यक्ति टाइम पूछ लेता, भैया बताओ कितना हुआ है। अब के सब कह देते जो भी बज रहे हैं, जैसे अभी आए थे कोचिंग पढ़ने, बोले हम तो अभी जा रहे हैं तो 8 बज रहे हैं। कितने बज रहे हैं? अब 8 बता दिए। ये बताओ टाइम का क्या है? मैग्नीट्यूड। 8 बज रहे हैं, ये क्या है? बताओ के सब। अब तुमसे वो टाइम का मैग्नीट्यूड तो बता दिया, डायरेक्शन भी पूछेगा। बताओ किस डायरेक्शन बज रहे हैं 8, पूछेगा क्या? या अभी तुमसे कोई तुम्हारा मास पूछे, द्रव्यमान कितना है, आपने कह दिया 50 है, तेरा 45 ही है। अच्छा 41, बहुत वजन का, मेरे अल्लाह बढ़ाओ, थोड़ा खा पिया करो, ऐसे कैसे काम चलेगा है? 10 किलो और बढ़ाओ कम से कम तुम। हाँ सही। तो कितना, मान लो आपसे किसी ने मास पूछा, आपने कह दिया कितने केजी है? 50 केजी। क्यों लाला प्रियम? 50 केजी बता दिया। अब बताओ ये आपके मास का क्या है? मैग्नीट्यूड ही तो है। बताओ कोई डायरेक्शन भी बताओगे क्या? कुछ अधूरा रह गया? पूछेगा नहीं भैया मैग्नीट्यूड बताया, इसकी डायरेक्शन बताओ, कौन सी डायरेक्शन में है मास तुम्हारा? नहीं ना। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल किसकी जरूरत है? मैग्नीट्यूड। भैया डायरेक्शन की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसी ही क्वांटिटी जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए केवल किसकी जरूरत पड़े? मैग्नीट्यूड की। डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, वो कौन सी? स्केलर। क्या बात समझ में आ गई बेटा? हाँ बढ़िया बात है। चलो तो इन पर तो चर्चा हो गई भाई, ठीक है ना। अब बोले सर ये तो 2 हुई, एक तीसरी और बता रहे थे आप, है कि नहीं? चलो उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। थर्ड जो है वो एक और कौन सी होती है बेटा? बातचीत नहीं, बातचीत नहीं लल्ला, क्वांटिटीज।
कौन सी क्वांटिटीज? टेंसर। अब टेंसर क्या होती है जरा समझो। जैसे अभी स्केलर क्या थी, जिनका मैग्नीट्यूड केवल एक था, फिक्स। डायरेक्शन नहीं पता, डायरेक्शन कई हो सकती है, अलग अलग डायरेक्शन। जैसे डिस्टेंस थी, डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन है, आप इधर जा रहे हो, ऐसे जा रहे हो, कहीं ऐसे जा रहे हो, कहीं ऐसे जा रहे हो, कि चारों तरफ बदल नहीं, जैसे ऐसे दिखाओ, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ यही दिखाते हो। अब जरा देखो, यहाँ से ए से लेके आप यहाँ बी तक गए, तो ये ऐसे इस गली से गए, पता चला इस गली से गए, फिर ऐसे मुड़े, फिर ऐसे मुड़े, ये टोटल इस पाथ की लेंथ ही तो डिस्टेंस होती है। अब बताओ, डिस्टेंस की डी का मैग्नीट्यूड तो जो भी वैल्यू एक आएगी फिक्स, डायरेक्शन एक है क्या? अभी किधर जा रहे हो? ईस्ट में। अब किधर है? साउथ में, नीचे देखो। अब फिर किधर? ईस्ट में। अब फिर किधर? साउथ में। अब किधर? वेस्ट में। एक नहीं, मल्टीपल डायरेक्शंस होती हैं। क्या होती हैं? मल्टीपल डायरेक्शन। सिंगल मैग्नीट्यूड बट मल्टीपल डायरेक्शन। क्या है? स्केलर। क्या है? स्केलर। लेकिन अगर वेक्टर की बात करें, मैग्नीट्यूड भी फिक्स होगा एक ही, और डायरेक्शन भी फिक्स होगी एक ही, एक डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों एक ही होंगी, सिंगल। लेकिन कुछ क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जिनका ना तो मैग्नीट्यूड ही फिक्स होता है ना डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की मल्टीपल वैल्यूज होती हैं, ना तो कंप्लीटली उनको मैग्नीट्यूड से ही रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ना डायरेक्शन से ही। जनरली जैसे एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ोगे आप आगे एक चैप्टर में, रोटेशनल मोशन में क्या पढ़ोगे? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोशन से रिलेटेड होता है वो। ऐसा करके ये कोई बॉडी है, ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये इसकी क्या है? एक्सेस ऑफ रोटेशन, जिसके अबाउट ये रोटेट करता है। अभी इसकी ठीक है, मैग्नीट्यूड एक आएगा, डायरेक्शन एक आई, लेकिन अगर इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को चेंज कर दें, डायरेक्शन भी चेंज, मैग्नीट्यूड भी चेंज। तो एक्सेस ऑफ रोटेशन को चेंज करने पर इसके मैग्नीट्यूड की, इसके जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों ही चेंज हो सकते हैं। तो द क्वांटिटीज विच हैव मल्टीपल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शंस आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज, आर कॉल्ड टेंसर क्वांटिटीज। लिख दिया जाए क्या डेफिनेशंस को भी? चलो, हाँ भाई, तो क्या है? दीज आर द चला प्रियम, क्यों बातें कर रहे हो बेटा? इधर देख लो बेटा। दीज आर द क्वांटिटीज विच हैव मल्टीपल मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शन। ठीक है ना? दीज आर द क्वांटिटीज विच आर मल्टीपल मैग्नीट्यूड एंड मल्टीपल डायरेक्शन। मतलब कई मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग डायरेक्शन हो सकती है, कोई भी फिक्स नहीं है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या कहते हैं? टेंसर क्वांटिटीज। अब चूंकि इनकी संख्या हमारे फिजिक्स में बहुत कम है, इसलिए इन पर बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई चर्चा करता नहीं। आप किताबें उठा के देखोगे, उनमें भी दो ही दी होंगी आपकी, एक स्केलर और एक वेक्टर, और मुझे लग रहा है 9th में यही दो पढ़ी भी होंगी। तो तीसरी एक टेंसर भी होती है, लेकिन इन क्वांटिटीज़ की संख्या आपके फिजिक्स में बहुत कम है। क्या बात समझ में आ गई इतनी? आगे बढ़े फिर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए वेक्टर, मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? ए वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो। किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से। कैसे रिप्रेजेंट करो देखो जरा। चलो भाई, एक सुंदर सा एरो बनाते हैं, ये है, ठीक है लल्ला। तो वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से। ग्राफिकल मतलब कहीं चित्र उत्र बनाना, ग्राफ बनाना, तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक एरो से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? एरो से। इस एरो को बोलते क्या है? बोले सर वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? वेक्टर। क्या कहते हैं? वेक्टर कहते हैं। और ये इसका जो इनिशियल पॉइंट है, यहां से ही तो
ड्रा करते हो, अरे एरो खींचो, ऐसे ही तो खींचोगे बेटा, तो इनिशियल पॉइंट यही तो है इसका। ठीक, ये इसका कौन सा पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट। इस इनिशियल पॉइंट को इसका टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेल। और ये, हाँ हाँ, ये इसका हेड, ये क्या है इसका हेड, जो एरो हेड है, ये इसका क्या है, एरो हेड। केबल हेड बोल दो या एरो हेड बोल देते हैं। इसकी जो नोक है आगे, इसको क्या बोल देते हैं, एरो हेड। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आ गई। अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेक्टर को। अब वेक्टर में क्या क्या होती हैं, दो चीजें, एक तो मैग्नीट्यूड, एक डायरेक्शन। एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। इसमें जो मैग्नीट्यूड है इसका, वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड है, वो कौन रिप्रेजेंट करेगा, लेंथ ऑफ एरो। इस एरो की जो लेंथ है वो किसे रिप्रेजेंट करती है, मैग्नीट्यूड को। किसे रिप्रेजेंट करेगी बेटा, मैग्नीट्यूड को। तो मैग्नीट्यूड कौन रिप्रेजेंट करता है, लेंथ ऑफ एरो। लेंथ ऑफ एरो, जो एरो है हमारा, उसकी जो लेंथ है वो फिजिकल क्वांटिटी, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके किसको रिप्रेजेंट करेगी, मैग्नीट्यूड को। और ये जो एरो हेड है, क्या है, एरो हेड है, ये किसे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। यानी कि किसी वेक्टर क्वांटिटी को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। उस एरो की जो लेंथ है वो किसे रिप्रेजेंट करेगी, वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को। और जो नोक है इसका, एरो हेड है, वो हेड किसे रिप्रेजेंट करेगा, डायरेक्शन को। बोले सर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जरा बताओ तो। देखो लला, वो भी समझ लो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या दिया, मान लो 4 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर इन ईस्ट, 4 सेंटीमीटर इन ईस्ट। अब 4 सेंटीमीटर क्या है इसका मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या है, ईस्ट। अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट कैसे करें, रिप्रेजेंट कैसे करें, मैंने कहा किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एरो से। और एरो की जो लेंथ है वो किसे, मैग्नीट्यूड को। यानी कि एरो की लेंथ हमें कितनी रखनी चाहिए, 4 सेंटीमीटर। और उसका हेड, उसकी नोक किधर रखनी चाहिए, ईस्ट में। देखो, अच्छा बोर्ड पे डायरेक्शन कैसे दिखाते हो कॉपी पे, ऐसे, ये ईस्ट, ये वेस्ट, और ये नॉर्थ, और ये साउथ। अब अगर इसे हमें रिप्रेजेंट करना है तो ऐसा करो, एक एरो खींचो जिसकी लेंथ कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। लो ये खींच लिया, 1 2 3, और ये कितना पता हो गया, 4 सेंटीमीटर। ये लेंथ इसकी मैग्नीट्यूड को बता रही है। डायरेक्शन को कौन बताता है, ये नोक, हेड इसका। डायरेक्शन किधर है बताओ, ईस्ट में। तो इसका जो हेड है एरो का, वो किधर रखना चाहिए, ईस्ट में। बोले सर इधर कर दो, हो गया 4 सेंटीमीटर इन ईस्ट। अगर यही 4 सेंटीमीटर वेस्ट में होता तो क्या करते, ऐसा एरो खींचते जो 4 सेंटीमीटर लेंथ का तो होता, लेकिन उसका हेड किधर रहता, वेस्ट में। और यही 4 सेंटीमीटर नॉर्थ में होता तो ऐसे करके 4 सेंटीमीटर एरो हेड नॉर्थ में, 4 सेंटीमीटर साउथ में होता तो ऐसे। बताओ बात समझ में आ गई कि नहीं, कोई समस्या नहीं। हाँ एक समस्या होगी, अभी बताते हैं। देखो क्या समस्या होगी, तुम्हें क्या समस्या हो सकती है वो भी हमें पता है, चिंता ना करो, है ना, बता देंगे तुम्हारी समस्या भी। हाँ देखो बेटा, क्या समस्या हो सकती है, जैसे अभी मैं कह दूं किसी पार्टिकल की वेलोसिटी, मैं कह दूं 50 किलोमीटर पर आवर। अब बताओ, अब आपको उधर लेंथ किलोमीटर पर आवर हम कैसे मेजर करें। तो ग्राफ खींचे होंगे बचपन में कभी, तो ग्राफ में स्केलर मानते थे अपनी तरफ से, नहीं कैसे मानते थे, जैसे यहाँ लेट कंसीडर करना पड़ता है, फिर स्केल क्या कंसीडर करोगे, लेट 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। अपनी तरफ से स्केलर मान लो 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, देन 50 किलोमीटर पर आवर कितना हो जाएगा बताओ, 5 सेंटीमीटर। तो अब ऐसा है, जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, 50 किलोमीटर पर आवर है, इसको 5 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट कर दो, हो गया काम।
जैसे ऐसा थोड़ी किसी का डिस्प्लेसमेंट दे दिया 50 किलोमीटर, अब तुमको अरे सर ये तो बहुत गलत बात है, आपने 5 सेंटीमीटर दिखाया, अब 50 किलोमीटर लंबी कॉपी कहाँ से लाए हम जिसमें इतनी लंबी लाइन खींचे, कैसे खींचे? तो 50 किलोमीटर लंबी लाइन थोड़ी खींचोगे, एरो की लेंथ 50 किलोमीटर थोड़ी रखोगे, 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर मान लो, तो 50 किलोमीटर 5 सेंटीमीटर से काम चल गया। वो स्केलर फिर कंसीडर करना पड़ता है अपनी तरफ। क्या बात समझ में आ गई कि नहीं? कोई दिक्कत हो तो बताओ, यहाँ तक नहीं? चलो आगे देखो अभी। अच्छा ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर जनरल नोटेशन का मतलब जैसे किसी क्वांटिटी को नोट कर रहे हो, हम नोट करने के लिए कोई ना कोई सिंबल रिप्रेजेंट करते हो, सिंबल से लिखते हो। अब उसको जैसे स्केलर क्वांटिटी है ना, जैसे डिस्टेंस x इक्वल टू है 10 सेंटीमीटर, सीधे लिख दो 10 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन अगर कोई क्वांटिटी वेक्टर है तो वेक्टर को लिखने के लिए कुछ तो अलग ऐसा लगाओ सिंबल जिससे दिखे कि ये वेक्टर है। चलो कैसे समझो। इन जनरल नोटेशन, इफ ए वेक्टर क्वांटिटी इज ए, अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी क्या है? ए, क्या है? ए, देन इट इज रिटन एज। अब इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखने के दो तरीके कौन से हैं? एक तो ऐसा है ना जो ए, जैसे ए से लिख रहे हो, इसे बढ़िया करके ऐसे थोड़ा डार्क कर दो, है ना, थोड़ा डार्क करके। बुक में यही तरीका अपनाया होता है। अब तुमको सर कॉपी में ऐसे करके हम बढ़िया करके पेन से सर ऐसे करके बहुत देर तक करें बढ़िया कलाकारी, ये तो बहुत मुश्किल काम है ना। हाँ, पता चला ज़्यादा मेहनत कर दी, पेज पता चला ए निकल के अलग आ गया, कॉपी में से निकल के अलग आ गया। बोले सर ये तो बाहर ही आ गया, अब बताओ क्या करें? तो दिक्कत हो जाएगी सर, है ना, ये तो और समस्या हो गई। तो ये वाला तरीका अपनी कॉपी में लिखने के लिए बढ़िया कामयाब नहीं है। लिख सकते हैं थोड़ा डार्क करके। दूसरा तरीका ये है कि जो लेटर है उसका जिससे रिप्रेजेंट कर रहे हो उसके ऊपर एरो लगा दो। क्या लगा दो? जैसे अगर वेक्टर क्वांटिटी ए है तो इसको हम क्या लिखेंगे? ए और इसके ऊपर वेक्टर का चिन्ह। इसे पढ़ोगे क्या? वेक्टर ए। एरो को वेक्टर कहते हैं, तो इसे क्या रीड करोगे? वेक्टर ए। क्या रीड करोगे? वेक्टर ए। बताओ बात समझ में आ गई? तो कोई भी क्वांटिटी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसके ऊपर काय का एरो का साइन लगा दो, जिसे वेक्टर पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? वेक्टर। अच्छा एक चीज और, मैग्नीट्यूड आगे जरूरत पड़ेगी अभी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। ये जो वेक्टर ए है इसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो कंप्लीटली रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इसका केवल हमें कहीं क्या लिखना हो? मैग्नीट्यूड, तो वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो केवल काय से लिख लेते हैं? ए से। या तो ए से लिख लो, या और एक तरीका और भी है, जो वेक्टर ए है ना ऐसे ही लिखो और इसके दोनों ओर दो लाइनें खींच दो, इसे कहते हैं मॉड। ये लाइनों को क्या कहते हैं? मॉड। अगर इसे हम पढ़ें तो क्या पढ़ेंगे? मैं लिख देता हूं ब्रैकेट में, मॉड वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे? क्या रीड करेंगे? मॉड वेक्टर ए। और मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड। क्या है? केवल मैग्नीट्यूड। तो अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड हमें रिप्रेजेंट करना है तो या तो किससे लिख लें? ए से, या किससे लिख लें? वेक्टर ए से, मॉड वेक्टर ए से। ऐसी जैसे वेक्टर बी है, अगर उसका मैग्नीट्यूड लिखना है तो क्या लिख लो? या तो बी लिख लो, या जो वेक्टर बी है उसी के ऊपर क्या लगा लो? मॉड लगा लो। क्या लगा लो? मॉड। क्या बात समझ में आ गई? अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है तो किससे? एरो से। किससे? एरो से। उस एरो की लेंथ मैग्नीट्यूड बताएगी, हेड डायरेक्शन बताएगा। और अगर जनरल नोटेशन में किसी सिंबल से लिख रहे हो तो उसके ऊपर एरो का साइन बना दो या डार्क करके लिख दो। लेकिन डार्क वाला हमारी कॉपी में लिखने के लिए कामयाब नहीं है, वो किताबों में प्रिंटेड होता है चूंकि, तो वहाँ डार्क लेटर यूज हो जाता है। किताबों में इसलिए बता दिया था, किताब में कहीं कोई डार्क करके लिखा हो तो समझ लो हमें इस पर वेक्टर लगाना है, हम उसे वेक्टर लगा के लिखेंगे। तो जनरल नोटेशन में जो भी सिंबल जिससे रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं उस लेटर के ऊपर क्या लगा के लिखते हैं? एरो लगा के लिखते हैं। उसका मैग्नीट्यूड चाहिए तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड या तो ए से लिख लो, या उस वेक्टर के दोनों तरफ मॉड लगा दो।
क्या लगा दो, मॉड। बताओ यहाँ तक कोई समस्या हो तो बताओ, बात क्लियर है सबको?